हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास कितने फंड्स होने चाहिए और ये एपिसोड नंबर 7 है। एपिसोड नंबर 7 किस चीज का है? यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की एक सीरीज चल रही है जहां पे मैं आपको 6 एपिसोड दे चुका। पहले एपिसोड में हमने समझा था फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं। सेकंड एपिसोड में हमने पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में डिस्कस किया था और पैसिव इनकम को कैसे क्रिएट किया जाता है ये डिस्कस किया था। तीसरे एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि लाइफ गोल कैसे बनाते हैं और आपको उन्हें अचीव कैसे करना है। चौथे एपिसोड में हमने फैमिली बजट के बारे में डिस्कस किया था। पांचवें एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि आप मल्टीपल इनकम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और छठे एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि आपको अपने ऊपर पैसे क्यों खर्च करने चाहिए और किस रूप में खर्च करने चाहिए। अगर आपने इनमें से अभी तक कोई भी एपिसोड नहीं देखा तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से आपको एक सीरीज मिलेगी। आप उस पर क्लिक करके हर एक एपिसोड को देख सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करा सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास कितने फंड्स होने चाहिए और ये एपिसोड नंबर 7 है। फंड्स क्या होते हैं ये आपको पहले ही पता होगा, मैं बेसिक में नहीं जाने का। मैं सीधा बताऊंगा कि आपको फंड्स कितने होने चाहिए आपके पास। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं पैसों की जरूरत कब पड़ती है। किसी भी इंसान को उसकी जिंदगी में उसे पैसों की जरूरत कब पड़ती है ये हमने डिस्कस किया हुआ है। हाउ टू मेक फैमिली बजट। जब मैंने फैमिली बजट की वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने डिस्कस की थी 3 चीजें। नीड, चाहे कोई इंसान रिच हो, पुअर हो या फिर मिडिल क्लास हो, कुछ भी हो, उसकी कुछ जरूरतें होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती है। और ये बेसिक जरूरतें होती है, आपको पता ही होगा, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की है कि इस हर इंसान की जरूरत क्या होती है। उससे ऊपर आती है विशेष और वांट। पुअर लोग अपनी नीड तक ही सीमित रह जाते हैं, वो अपनी नीड को ही पूरी करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं वो अपनी विशेष और वांट को भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो नीड्स भी पूरी करते हैं, विशेष और वांट भी पूरी करते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं। अगर आप इन तीनों चीजों को डिटेल में समझना चाहते हैं कि नीड क्या होती है इंसान की, विशेष और वांट कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कैसे करना चाहिए, तो आपको फैमिली बजट वाली वीडियो देखनी चाहिए जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से एक सीरीज मिलेगी। अब यहाँ पे इन चीजों में इंसान को पैसे की जरूरत होती है और जो बेसिक सी चीज होती है पहली होती है मेडिकल। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो। मेडिकल के लिए आप मतलब हेल्थ की कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हो या लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हो। जो मेडिकल होता है इसमें बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर आपके मतलब फैमिली में आपके पेरेंट्स भी होंगे या फिर आपके मतलब वाइफ है या फिर बच्चे हैं, चिल्ड्रंस है या फिर आप खुद हो, तो यानी कि क्या होता है अगर किसी को भी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको एक बड़ी अमाउंट खर्च करनी पड़ती है। इसलिए उस पैसे को और वो पैसा हमें अपने मतलब या तो जरूरत जो हमने इकट्ठा किया है उसमें से खर्च करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंड हो मेडिकल से रिलेटेड तो हम उस फंड में से पैसा निकाल सकते हैं। इससे हमारी बाकी लाइफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम उस फंड में उस सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही पैसा इकट्ठा करेंगे और उसमें से जब भी मेडिकल में जरूरत होगी उस फंड में से निकाल लेगी। तो यही चीजें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। सेकंड जो चीज होती है वो एजुकेशन, यानी कि पहले नंबर पे तो क्या है मेडिकल, जहां पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, आपको कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे आती है एजुकेशन। एजुकेशन आजकल बहुत ही ज्यादा महंगी होती जा रही है और साथ ही साथ अगर आप 12th के बाद अपने बच्चों को ग्रेजुएशन में कोई टेक्निकल कोर्स कराना चाहते हैं या फिर कोई अच्छा कोर्स कराना चाहते हो, चाहे वो पायलट का हो, डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, कुछ भी हो, तो आपको एक बड़ी अमाउंट इसमें खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास फंड होगा तो आपको इसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, या फिर मतलब ज्यादा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा लेकिन आपको उसका अरेंजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बस आपको ये डिस्कस बताना चाहता हूं कि मेडिकल सिचुएशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एजुकेशन में भी, क्योंकि जब ग्रेजुएशन में एंट्री होती है तो लगभग बच्चे की एज होती है 18 साल के आसपास, 18 से 20-22 के आसपास।
और तब आपके पास एक इतनी बड़ी अमाउंट चाहिए जिससे कि आप उसे कोई टेक्निकल कोर्स करा सके, जिससे कि उसका फ्यूचर बेहतर हो सके, या फिर किसी बिजनेस की शुरुआत करा सके। जरूरी नहीं कि एजुकेशन की तरफ जाया जाए। कुछ लोग प्रीफर करते हैं कि वो आगे पढ़ना नहीं चाहते, वो सीधा बिजनेस करना चाहते हैं, पर लेकिन उसके लिए भी एक बड़ी अमाउंट चाहिए। तो उन चीजों से बचने के लिए आपके पास एक एजुकेशन फंड भी होना चाहिए। जो हमारा सेकंड होता है मैरिज, यानी कि जब आपकी शादी होती है, चाहे आपके गर्ल हो या फिर बॉय हो, बॉय की शादी में कम पैसा खर्च होता है, लेकिन लड़की की शादी में ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो आपको जरूरत होती है एक बड़ी अमाउंट की उस टाइम पे, और आप उम्र मतलब लगभग 18 से मतलब नहीं 22 टू 30 के आसपास सभी लोग शादी की प्लानिंग करने लगते हैं अपने बच्चों की, जब उनकी एज इतनी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे वो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं और सेटल भी लगभग हो जाते हैं। बॉयज की थोड़ी लेट होती है, पर लेकिन गर्ल्स की थोड़ी जल्दी हो जाती है। वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन पे, मैं मतलब ये नहीं कहता हर एरिया में अलग अलग होता है, पर लेकिन एज यही होती है लगभग 20 टू 30 ईयर के आसपास सभी मतलब प्लानिंग या सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस एज तक आपके पास एक बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। अगर आप मतलब मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें एक फंड तैयार करना है, और फंड कैसे तैयार करना है वो सब हम आज यहां पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट आता है ड्रीम्स, यानी ये तो बेसिक जरूरतें होगी, मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज, ये तो हर इंसान को इससे गुजरना पड़ता है, चाहे वो पुअर हो। अगर वो पुअर है तो वो सस्ती एजुकेशन कर लेगा, या फिर सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेगा, या फिर छोटी शादी कर लेगा, लेकिन उसे भी इन तीनों प्रोसेस से गुजरना है। जो मिडिल क्लास है या रिच है वो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे समस्या आती है ड्रीम्स की। ड्रीम्स भी हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ड्रीम हो सकते हैं। हो सकता है वो गाड़ी खरीदने का हो, वो महंगी बाइक खरीदने का हो, अच्छा घर खरीदने का हो, अच्छा लाइफस्टाइल जीने का हो, ट्रेवल करने का हो, कुछ भी हो सकता है। हर इंसान के अपने अपने ड्रीम होते हैं, और इन ड्रीम को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, पैसे सेविंग करता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मैं डिस्कस करूंगा आपकी सेविंग कितनी है, आप कमाते कितना है, और उस सेविंग को आपको किस तरीके से अलग अलग फंड में डिवाइड करना है। मेडिकल के लिए फंड, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आई उस फंड में से पैसा निकलगा। एजुकेशन के लिए अलग फंड, एजुकेशन के लिए उस फंड में से पैसा निकल गया। मैरिज के लिए अलग फंड, क्योंकि इनकी एज भी अलग अलग होगी, क्योंकि एजुकेशन का फंड हम कुल कहां तक चलाएंगे, 18 साल तक। मैरिज फंड हम कहां तक चलाएंगे, लगभग 22 साल तक। ड्रीम्स का फंड चलता ही रहेगा, क्योंकि जब भी ड्रीम मतलब हमारा टारगेट पूरा हुआ, जैसे हमने सोचा कि हमें 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, जैसे हमारा टारगेट अचीव हुआ तुरंत पैसे निकाल ले, ड्रीम कंप्लीट। फिर नेक्स्ट ड्रीम के लिए मतलब सेविंग शुरू। कैसे करना है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रैवल का मैं ड्रीम में ही डिस्कस कर चुका है, ये भी एक ड्रीम का हिस्सा हो कि वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा। तो ये चीजें आप समझ गए, मेरे ख्याल से डिटेल में समझ चुके होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। फिर नेक्स्ट आता है बिजनेस। बहुत सारे लोगों को जॉब करने की आदत होती है। कुछ लोग मजबूरी में जॉब करते हैं कि उनके पास बिजनेस करने के पैसे नहीं होते। तो आप किसी भी सिचुएशन में जॉब कर रहे हो, डजंट मैटर। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इससे भी बड़े स्केल पे जाना चाहते हो तो उस बिजनेस के लिए कैसे पैसा इकट्ठा करना है वो आप समझ लेना। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, क्योंकि सेम ही प्रोसीजर है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आपको जॉब में से हर महीने कैसे पैसे बचाना है जिससे कि आप अपने बिजनेस को शुरू कर सके, तो बिजनेस वाले फंड में हम वो सारी चीजें समझेंगे। तो ये सारी चीजें जो भी मैं आपको यहाँ पे बताया, ये सब डिटेल में आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहे, बीच में मतलब स्किप कर करके मत देखिए, क्योंकि इससे आपका पूरा डिस्टरबेंस हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। आप सीधा एक एक स्टेप को समझिए। इससे मतलब किसी अकेले में बैठ के देखिए, ईयरफोन लगा के देखिए, शांति से देखिए और एक एक चीज को डिटेलिंग में समझिए, तभी तो आप मतलब बेहतर अपने लाइफ स्टाइल को कर पाएंगे। जो हम पहले डिस्कस करते हैं, मैंने एक वीडियो और बनाया था, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज, कि आप मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था 50-30-20% फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको बताया था 50% आपको अपनी नीड्स पे खर्च करना है,
30% आपको अपने विशेस और वांट पे खर्च करना है और 20% आपको इन्वेस्ट करना है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये मैं यहां पे क्यों रिपीट कर रहा हूं, आपको ये वीडियो देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे मैं जो समझाने वाला हूं वो इस 20% पे बेस है, और ये 20% आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से सीरीज होगी, वहां से जाके आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये सारी चीजें हैं, मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज, ड्रीम, ट्रेवल और बिजनेस, ये सब हम इस 20% से ही बनाएंगे। यानी कि जो हम 20% पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, हम ये सब उसी से ही तैयार करेंगे। मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को हम डाइवर्सिफाई करेंगे कि हम मेडिकल का अलग फंड बनाएंगे, एजुकेशन का अलग फंड बनाएंगे, मैरिज का अलग फंड बनाएंगे, ड्रीम्स का अलग फंड बनाएंगे, ट्रेवल और बिजनेस का अलग फंड होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को 20% से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने विशेस और वांट को कम करके हम इस पैसे को यहाँ पे लगा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं और अपने ड्रीम्स को या फिर बाकी चीजों को, अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। ये भी मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया हुआ है, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे आगे चलते हैं। जो हमारा पहला है, जो पहला फंड होता है हमारा, वो है मेडिकल का। यहां पे मैं आपको क्या कहूंगा, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए और लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। यहां पे मैं आपको इसमें बड़ी अमाउंट खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आपको मेडिकल के लिए पैसे ही नहीं इकट्ठे करने चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात है, अभी तो आप कह रहे थे कि मेडिकल में सबसे ज्यादा पैसा लगता है और आप कह रहे हो कि इसी फंड के लिए पैसे नहीं इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि आप मतलब इसमें बहुत बड़ी अमाउंट लगती है और बहुत बड़ी अमाउंट बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उससे बेहतर है अपना दिमाग लगाओ। वो कैसे होगा, आप मतलब 50 रुपए 500 रुपए पर मंथ का आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए। देखो स्कीम अलग अलग चलती रहती है, आप अपने कांटेक्ट कीजिए, बैंक से कांटेक्ट कीजिए, या फिर जो स्कीमें बेच रहे हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, या फिर अपनी रिसर्च कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस की भी आपको 500 रुपए पर मंथ तक बढ़िया स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ वो ही इन्वेस्ट करना है और इसमें आपको लगभग मेरे अकॉर्डिंग 1 करोड़ तक का आपको कवर मिल जाता है। ये अलग अलग वेरी भी कर सकता है समय के अनुसार, अगर आप इस वीडियो को आगे देख रहे हैं या पास्ट में देख रहे हैं या फिर फ्यूचर में, मतलब डिपेंड ऑन ये कवर सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। पर लेकिन फिलहाल आपको इतना कवर आसानी से मिल जाता है अगर आप 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से दे रहे हैं, तो इसके लिए फंड इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में यहां पे एक चीज चल रही होगी, वो क्या है, वो चीज आपके मन में ये चल रही होगी कि बाई चांस हम 500 रुपए पर मंथ इसमें देते रहेंगे और कुछ ऐसी क्लोज आ गई जिसके कारण हमें पैसा ना मिला, हमारी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गई और उन्होंने पैसा नहीं दिया, या फिर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ गई उन्होंने पैसा नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन के लिए आप वीडियो एंड तक देखते रहिए, मैं आपको एंड में समझाऊंगा कि यहाँ पे हमें किस फंड का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। आप ड्रीम्स के लिए भी अपना फंड इकट्ठा कर रहे हैं, आप उस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने विशेस और वांट के लिए भी या ट्रैवलिंग के लिए भी फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप उस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपने जो मैरिज के लिए फंड इकट्ठा किया है, जरूर तो ये नहीं है कि वो सारा ही खर्च हो जाएगा, उसमें से भी कुछ पैसा बच सकता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो ये चीज आप समझ गए, आगे सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होगी। अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा ये 15,000 क्या है। ये 15,000 मैं आपको कह रहा हूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपके 15,000 पर मंथ सेविंग हो जाती है, यानी कि आपके खर्चे निकाल के आपके पास 15,000 रुपए अलग से बच जाते हैं। हो सकता है आपकी सैलरी 25,000 हो, 35,000 हो, 40,000 हो, कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप 15,000 रुपए बचा लेते हैं, बस मैं 15,000 की कैलकुलेशन कर रहा हूं कि अगर आप 15,000 रुपए बचा पाते हैं तो आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए अपने इस पैसे को। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें तो 20,000 ही मिलते हैं, 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, 10,000 बच जाते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि मैं 10,000 की कैलकुलेशन नहीं कर सकता, वो आप ऑटोमेटिकली अपने पैसे को रिड्यूस कर लेना, उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके, यानी कि 15,000 रुपए आप बचा लेते हो, मैं उसी के हिसाब से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब यहाँ पे आपकी ध्यान से देख रहे होंगे, आपके 1,000 रुपए लगे, आपने पर मंथ 500 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस में भी लगाए और पर मंथ 500 रुपए लाइफ इंश्योरेंस में भी लगाए।
और आपकी सेविंग कितनी थी 15,000 रुपए। तो यहाँ पे 15,000 रुपए में से 1,000 रुपए माइनस हो गए। अब आपके पास महीने में कितने रह गए 14,000 रुपए। ये चीज आपकी समझ में आ गई कि आपको यहाँ पे कौन सा कवर लेना है, मतलब कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना है, ये अपनी रिसर्च करें। फिर भी अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है या बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कौन सा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा एजुकेशन। मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि एक तो मेडिकल में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, दूसरा है एजुकेशन में। एजुकेशन में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। अब आपके पास कितने बचे हुए हैं 15,000 रुपए में से 1,000 रुपए खर्च हो चुके, 14,000 रुपए आपके पास बचे हुए हैं। अब एजुकेशन भी कई तरह की होती है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों से क्या करवाना चाहते हैं। कोई टेक्निकल कोर्स हो सकता है बीटेक हो, ठीक है, बीटेक हो सकता है, आप एमबीए कराना चाहते हो या फिर कोई मेडिकल कोर्स कराना चाहते हो या फिर पायलट का कोर्स कराना चाहते हो, ईटीसी। ठीक है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं या बाकी एनिमेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है इस दुनिया में, बहुत कुछ है, अलग हर इंसान का वेरी कर सकता है। मैंने जस्ट कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, पर लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इनमें से आप कोई सा भी कोर्स कराए, आपको एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत होती है, एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट की जरूरत होती है अपने बच्चों को ये एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें से 14,000 में से 4,000 रुपए पर मंथ का एक म्यूचुअल फंड खरीदना है, नहीं तो किसी मतलब निफ्टी 50 के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि निफ्टी 50 में बेस्ट स्टॉक होते हैं। पर मंथ आपको उसमें 4,000 रुपए डालने हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं है कि शेयर को कैसे पिक किया जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस मैं डालता रहता हूं बेस्ट स्टॉक के बारे में। पर लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, फिर ETF खरीद सकते हैं और उसमें आप पर मंथ इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कब तक करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये 18 साल तक करना है, यानी कि आपका कोई भी बच्चा होगा, बॉय हो या फिर गर्ल हो, कुछ भी हो जाए, तो आपको उसके पैदा होते ही तुरंत ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना है 4,000 रुपए पर मंथ। और मैं जस्ट एवरेज लगा रहा हूं, 15% का आपको रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न कभी 10% का मिलेगा, कभी 20% का मिलेगा, कभी 25% का मिलेगा। मैंने जस्ट एक एवरेज लगा लिया कि आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है 18 सालों के लिए, और आपने 4,000 रुपए पर मंथ इसमें डाले, तो आपके टोटल डिपॉजिट हो जाते हैं 8,64,000 रुपए, जो आपने इस फंड में जमा किए 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। कोई भी आप फंड ले सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, या अलग अलग बहुत सारे फंड है। अपने मतलब एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने इन्वेस्टर से सलाह लीजिए या फिर बैंक में जाके जानकारी लीजिए। आप कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी स्कीम को आपको बेच नहीं रहा, या फिर मैं पर्टिकुलर नहीं कह रहा कि आप इसी में इन्वेस्ट करें, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आपको अपने पैसे को इंक्रीज कैसे करना है। तो आपका टोटल डिपॉजिट कितना हुआ 8,64,000 रुपए, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट क्या बन जाता है, इसे देखो, लगभग 40 लाख रुपए के आसपास आपकी मैच्योरिटी अमाउंट बन रही है, 39,35,906 रुपए। ठीक है, लगभग 40 लाख रुपए के आसपास आपकी मैच्योरिटी अमाउंट बन रही है। यानी कि जो ये आपके 8,64,000 रुपए 18 साल बाद ये 40 लाख रुपए में बदल जाएंगे, और इतने रुपयों के अंदर आप अपने बच्चों को कोई सा भी कोर्स करा सकते हैं, एक बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं। क्योंकि जब उनके 18 साल पूरे होंगे, वे ग्रेजुएशन में एंट्री करेंगे, तो आपके पास मतलब पर्याप्त बैलेंस भी होगा, उन्हें कोई सा भी कोर्स कराने के मन मर्जी के हिसाब से आप उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ पे आपके 4,000 रुपए पर मंथ लगे, तो टोटल कितने थे आपके पास, 14,000 रुपए बच रहे थे, जिसमें से 4,000 रुपए लग गए, तो बचे कितने 10,000 रुपए अब आपके पास बच गए। तो एजुकेशन के लिए आपको एक फंड परचेज करना है जिसमें आपको 4,000 रुपए पर मंथ डालने हैं, और जिसका रिटर्न देखना है आपको कम से कम 15% का आपको मिल जाए। ठीक है, अगर ज्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा फंड परचेज कर रहे हैं। बस जिस मैंने एवरेज लगाया था, अगर ये रिटर्न बढ़ गया तो ये अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, आपको 18 साल बाद इस फंड को बंद नहीं करना है। क्या होता है, आपको एक साथ तो 40 लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है आपको 5 लाख की जरूरत पड़े,
या फिर 10 लाख की जरूरत पड़े, वो अमाउंट निकाला, इस फंड को चलने दो, ये अमाउंट फिर से इंक्रीज होता रहेगा। तो ये थोड़ी सी मतलब बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है, कॉमन सेंस होती है। तो वो आप सोच लेना कि कभी आप सोचोगे भाई 18 साल बाद तुरंत बंद कर दो, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होती है इंसान की, वो लगा लेता है। ठीक है, अब हम सीधा नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मैरिज। देखो, अगर आपकी मैरिज हुई है तो डेफिनेटली आपके मतलब बच्चे भी हुए होंगे, वो बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकता है। अब क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनकी शादी में कम पैसा खर्च होता है, जो लड़के होते हैं उनकी शादी में ज्यादा पैसा खर्च होता है। ये डेफिनेटली एक कॉमन सेंस है, सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक बड़ी अमाउंट की जरूरत होती है, और ऐसी सिचुएशन में तो आप रिलेटिव से पैसा उधार लेते हो, या फिर फैमिली मेंबर से पैसा उधार लेते हो, या फिर किसी तरह का लोन लेते हो। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं और सिर्फ अपने ही पैसों से आप मतलब इस काम को पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। आपको इसमें क्या डालना है, 3000 पर मंथ, यानी कि 10,000 रुपए बच रहे थे, आपको 3000 पर मंथ का एक म्यूचुअल फंड बनाना है। वो सिर्फ होगा मैरिज के लिए, बाकी उससे कोई और काम नहीं करने। इतने रुपए जैसे आपकी सैलरी आई, उसमें से 3000 रुपए आपके फंड में चले जाएंगे। वहां पे क्या होगा, आपको ये 22 साल तक करना है, और आपको रिटर्न मिल रहा है, फिर से मैं 15% लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये वेरी कर सकता है हर फंड का। कभी 10% मिलेगा, कभी 25 मिल जाएगा, कभी 30 मिल जाएगा, कभी 8 मिल जाएगा, कभी 15 मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है। मैं एवरेज लगाया, आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, और आपको 22 साल तक करना है, क्योंकि किसी भी शादी की प्लानिंग 22 साल से 30 साल के बीच में होती है, इसी दौरान। तो आपको भी 22 साल तक करना है, मतलब पैदा होते ही आपको ये फंड खोल देना है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना है। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आपका जो टोटल डिपॉजिट होगा वो कुल होगा 7,92,000 रुपए, क्योंकि आप 3,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं 22 साल तक। तो आपकी टोटल अमाउंट इतनी डिपॉजिट होगी जो आपका इन्वेस्ट होगा, लेकिन बनेगी कितनी, मैच्योरिटी अमाउंट देखो, ये बन जाएगी आपकी 53,57,311 रुपए। आप किसी भी कंपाउंडिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इस अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट बन जाएगी। अब हम मान के चलते हैं कुल 50 लाख बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप मतलब अपनी मतलब लड़की की भी कर सकते हैं शादी, और लड़के की भी कर सकते हैं। तो ये चीज आप समझ गए, आपको किसी से ना तो रिलेटिव से लेने की जरूरत, ना फैमिली मेंबर से लेने की जरूरत, और ना ही किसी तरह का लोन लेने की आपको जरूरत है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई कि आपके पास एक बड़ी अमाउंट बन सकती है, कुल 3,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके, ठीक है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं मतलब 25 साल के बाद मैरिज की, तो ये अमाउंट और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना। तो फिर वही कॉमन सेंस कहूंगा मैं, आपकी जरूरी नहीं कि इसे बंद कर दिया, इसे चलने दो, ठीक है, चलने दो, बाकी और जगह काम आ जाएगा पैसा। तो ये चीज समझ में आ गई। अब आपके पास कितने थे, 10,000 रुपए, जिसमें से आपने 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मैरिज वाले फंड में लगा दिया। अब आपके पास टोटल कितने बच गए, 7,000 रुपए। तो यहां तक आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा बिजनेस। कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, फिर बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उन्हें पैसों की जरूरत है। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और उसके लिए भी उन्हें पैसों की जरूरत है, जो कि है नहीं। लेकिन आपके पास कितने बच रहे हैं, 7,000 रुपए। इसमें से आपको क्या करना है, 4,000 रुपए पर मंथ अपने बिजनेस वाले फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। देखो, अगर आप अपनी जॉब से खुश हो तब भी बिजनेस का एक फंड खोल लो, हो सकता है आपके बच्चों के काम आ जाए, या फिर हो सकता है इन फ्यूचर किसी कारण से, जैसे अब ये लॉकडाउन चला था, ये कोरोना का टाइम आया था, तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। तो अगर उनके पास ये फंड होता तो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, या फिर इस टाइम में वो सरवाइव कर सकते थे। बहुत काम आ सकता है फंड। आप कोई सा भी फंड किसी भी रूप में इकट्ठा कर रहे हो कि पता नहीं कौन सा फंड आपको कहाँ पे काम आ जाए। तो 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और 15 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। मान लेते हैं आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपका टोटल डिपॉजिट होगा 7,20,000 रुपए, और जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगी आपकी, वो बनेगी 24,69,423 रुपए,
ठीक है, आप इससे किसी भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको ये छोटी अमाउंट लग सकती है, देखो सब प्लानिंग होती है। हो सकता है आप किसी दूसरे फंड में से पैसा निकाल के इसमें इन्वेस्ट कर ले, वहां से प्रॉफिट आए फिर से उस फंड में डाल दें, या फिर ये हो सकता है आप इसके साथ कोई लोन भी ले लें बिजनेस करने के लिए और बिजनेस से प्रॉफिट हो इस लोन को पे कर दे, फिर अपने किसी फंड से पे कर दे। बहुत सारी स्कीमें होती है, आपको अपने दिमाग को इधर उधर चलाना पड़ेगा, सारी चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे और बहुत ही बेहतर अपनी लाइफ को बना पाएंगे। अब आपके पास टोटल कितने बच रहे थे? 7,000 रुपए, जिसमें से आपने 4,000 रुपए इसमें बिजनेस वाले फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके पास टोटल कितने बच गए? 3,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पे आता है ड्रीम्स एंड ट्रेवल, जो हर इंसान का सपना होता है। हर इंसान के कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, हो सकता है वो एक कार परचेज करने का हो सकता है वो ट्रेवल करने का हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक सामानों को खरीदने का हो सकता है वो एक हाउस परचेज करने का कुछ भी हो सकता है। हर इंसान की ड्रीम अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है वो एक बेहतर लाइफ स्टाइल जीने का कुछ भी आपके ड्रीम हो सकते हैं। अब आपके पास कितने बच रहे हैं? 3,000 रुपए आपके पास कुल बच रहे हैं। आपको ये 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक मतलब फंड खरीदना है, जिसमें आपको ये करना है। अब यहाँ पे आपके मन में ये चल रहा होगा, मैंने आपको ये फंड तो बता दी, अब यहाँ पे एक गलती मत करना कि कभी आप सोचो कि भाई सेम ही नाम का फंड आपने सारे उसमें खरीद लिए। मान लेते हैं आपने स्मॉल कैप खरीदा, स्मॉल कैप फंड खरीदा और सारे सबके लिए यही फंड परचेज कर लिया। नहीं, कुछ स्मॉल कैप खरीद लो, कुछ मिड कैप खरीद लो, कुछ लार्ज कैप खरीद लो, कुछ अलग जैसे अलग अलग है, टॉप 30 कंपनी के कुछ फंड बना रखे हैं वे खरीद लो, कुछ ऑटो के बना रखे हैं वे खरीद लो, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर के बना रखे हैं वे खरीद लो। अलग अलग परचेज करो, मतलब सारा पैसा एक तरफ मत ले जाओ कि पता चले कि आपने सारे पैसे एक ही फंड में लगा दिया, अलग अलग परचेज कर लिए और वो फंड उसने ज्यादा रिटर्न ना दिया और आपका पैसा लॉस होगा। तो ये गलती कभी मत करना, कभी भी सारे अंडे एक ही ट्रे में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रे फूटी किसी कारण से तो सारे अंडे फूट जाएंगे। बेहतर है अलग अलग ट्रे परचेज करो, ये परचेज कर ली, फिर ये परचेज कर ली, फिर ये परचेज कर ली। अगर ये दो भी फूट गए ये तो सुरक्षित है, यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, आपका लॉस भी कवर हो जाएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज बनिए लाइफ में ज्यादा बेहतर सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको इसमें ड्रीम्स और ट्रेवल वाले फंड में इन्वेस्ट करने हैं। मान लेते हैं आपको यहाँ पे 15% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, मैं इसमें ये नहीं बताता कि आपको क्या अमाउंट मिलेगी, आपको क्या करना है, आपको बस इस फंड को चलते रहना है, चलाते रहो इसे, फंड को लाइफ टाइम चलाते रहो। बस जैसे ही ड्रीम पूरा हो जाए, मान लेते हैं आपने टारगेट रखा कि भाई 10 लाख की मुझे गाड़ी खरीदनी है, आप डालते रहे, जब आपके 10 लाख पूरे हो गए आपने परचेज कर ली, फिर चलाते रहे। फिर आपने सोचा कि भाई मुझे एक आईफोन खरीदना है, वो 1 लाख रुपए का है, चलाते रहो, जब 1 लाख पूरे हो गए परचेज कर लिया, फिर चलते रहे। तो यानी कि आपको ये फंड लाइफ टाइम चलते रहना चाहिए 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, जिससे आप अपने ड्रीम की या अपनी जरूरत की अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, जो कि है एपिसोड नंबर 8, इसमें हम समझेंगे कि आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इमरजेंसी फंड वो होता है जिसके आपको अचानक जरूरत पड़ जाती है, अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, वो किसी भी रूप में हो सकती है, मेडिकल के रूप में हो सकती है, या फिर आपने बहुत बार देखा होगा अपनी लाइफ में अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है, हम सोचते हैं कि भाई कहां से अरेंजमेंट करें, और ऐसी सिचुएशन में हम अपने फिर से रिलेटिव याद आते हैं या फिर फैमिली मेंबर याद आते हैं या फिर हम लोन की तरफ भागते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसे किस रूप में इकट्ठा करना है और कैसे इकट्ठा करना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखिए और नेक्स्ट वीडियो को अच्छे तरीके से समझिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।